सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस और पहला चैप्टर हमारा इसमें है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक एम सेट किया जाता है कि हमारा इससे क्या लक्ष्य है, क्या एम है, और उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ हमारे पढ़ने और पढ़ाने का मकसद ये है कि इस तरह से हमारी तैयारी हो कि 100 आउट ऑफ 100 हम अटेम्प्ट कर सके एग्जाम में क्वेश्चंस। उसके लिए हमें प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम सिलेबस को जान लें और अच्छे से समझ लें। तो ये लेटेस्ट सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या पढ़ना है, केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है, इंप्लीकेशंस ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये सिलेबस में है, इन सारी चीजों को हमको पढ़ना है। और जब ये सारी चीज हम पढ़ लेंगे, पूरा चैप्टर अच्छे से हम पढ़ लेंगे और एक्सरसाइज के एक एक क्वेश्चन आपको यहां सॉल्व कराए जाएंगे, वो कर लेने के बाद मैं प्रीवियस ईयर के 5 to 6 ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो इस चैप्टर से आए हुए हैं, जिससे आपकी तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी और आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगी कि क्वेश्चन किस तरह से आता है और हमें आंसर किस तरह से देना है। तो हम अब अपना चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमको पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमको यह पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज क्या होता है और फिजिकल चेंज क्या होता है। क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल चेंज उसके साथ साथ होता है। कोई भी केमिकल चेंज बिना केमिकल रिएक्शन के पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। Physical change, a change in which a substance undergoes a change in its physical properties is called a physical change। जहां पर भी किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही हो, फिजिकल प्रॉपर्टी बदल रही हो, तो हम कहेंगे फिजिकल चेंज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज सच एज शेप, साइज, कलर, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस आर कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। तो किसी भी चीज का शेप, साइज, कलर या किस स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, किस स्टेट में है, इसे हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब इनमें जो चेंजेस आएगा, शेप चेंज हो गया, उसका साइज चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया, सॉलिड से लिक्विड बन गया, लिक्विड से गैस बन गया, गैस से सॉलिड बन गया, ये सारी चीजें होंगी तो हम कहेंगे फिजिकल चेंज हुआ है। अगली चीज में क्या है, इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, बल्कि उस सब्सटेंस के या उस ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं बस इधर उधर होते हैं, खाली उन्हीं का मूवमेंट होता है। इसीलिए कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, बल्कि बाहर से बदला हुआ लगेगा, लेकिन अंदर से उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो बनावट है, वो बिल्कुल नहीं बदली होती है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट चेंज का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहां आप देख सकते हैं राइट साइड में जो एनिमेशन चल रही है, ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं। जब सॉलिड है तो क्लोज हैं, लिक्विड में थोड़ा दूर हो गए, गैस हुई तो और दूर चले गए। आप यहां देख रहे हैं ये जो मॉलिक्यूल हैं, जैसे ऑक्सीजन है उससे दो हाइड्रोजन कनेक्ट है, ठीक है। और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से कनेक्ट है। ये जो लाइन इनको जोड़ रही है इसको बॉन्ड्स कहते हैं। यहां पर जैसे ब्लैक कलर से जो लाइन जोड़ रही है इसको बॉन्ड्स कहते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया है, बस ये इसका मूवमेंट हो गया है, दूर दूर चले गए हैं बस। तो हम क्या कहेंगे, फिजिकल चेंज हुआ है। बाहरी इसमें चेंजेस लगेगा, लेकिन अंदर से स्ट्रक्चर इसका चेंज नहीं हुआ है। दूसरा एनिमेशन देखिए, यह भी आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि जब हीट करते हैं किसी रॉड को तो उसकी लेंथ बढ़ जाती है। तो लेंथ बढ़ने में क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल इसके मॉलिक्यूल्स इस तरह लगे थे, ठीक है, 3 लेयर्स में इसके मॉलिक्यूल्स लगे थे, एक लेयर में 4 मॉलिक्यूल्स थे। तो मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को रीअरेंज किया और कैसे अरेंज हो गए, 2 लेयर्स में ये बन गए। यानी पहले 4 मॉलिक्यूल्स थे एक लाइन में, अब 6 मॉलिक्यूल्स आ गए और 2 ही लाइन बनी। इसी तरह से रॉड एक्सपैंड कर गया, फैल गया। तो यहां भी आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज नहीं आया, बस उसकी मूवमेंट हो गई इधर उधर, तो इसे हम फिजिकल चेंज कहेंगे। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल हैं, मैंने सर्कल से शो किया है, वैसे रियलिटी में ये मॉलिक्यूल इस तरह दिखते हैं, ठीक है। ये जो मॉलिक्यूल आपको सर्कल दिख रहे हैं इस तरह से हैं, मैंने सिंपली इसको एक सर्कल से शो किया है। फॉर एग्जांपल ये ब्लू वाले जो कंटेनर के अंदर यहां पर हैं, वो सब वाटर के मॉलिक्यूल हैं। अब इसके अंदर हमने चौक को डाल दिया, ठीक है, ये चौक के मॉलिक्यूल्स आ गए यहां पर। तो ये जो ऑरेंज वाले हैं ये चौक के मॉलिक्यूल हैं। ये सिंपल चौक के मॉलिक्यूल आकर यहां बीच में इसकी खाली जगह पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। मेन हमको ये समझना है कि यहां पर कोई मॉलिक्यूल्स के बीच में, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। ये वाटर वाला अपनी जगह बैठा हुआ था, चौक वाले मॉलिक्यूल अपनी जगह बैठे हुए थे।
इसे हम कहेंगे इसीलिए फिजिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है? A change in which one or more new substances are formed is called chemical change। जब एक या एक से ज्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं तो हम कहेंगे केमिकल चेंज हुआ है। अब नए सब्सटेंस बनने का मतलब क्या है? केमिकल चेंज इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड केमिकल बॉन्ड्स एंड मेकिंग ऑफ न्यू केमिकल बॉन्ड्स। पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना, इसे हम केमिकल चेंज कहेंगे। फिजिकल चेंज में हमने देखा कि बॉन्ड कोई नहीं चेंज हो रहा है, मॉलिक्यूल उसी तरह से है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, बस उसका इधर उधर मूवमेंट हो गया। लेकिन यहां पर क्या है, वो पुराने जो बॉन्ड्स हैं वो टूटेंगे और नए बॉन्ड्स बनेंगे। इस वीडियो में आप देखिए, यहां पर एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मतलब जैसे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो दो हाइड्रोजन एटम को हमने जोड़ दिया, ठीक है। यह हाइड्रोजन गैस होती है जनरली, तो हाइड्रोजन गैस के अंदर दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक बॉन्ड से ये जुड़े हुए होते हैं, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि एक मॉलिक्यूल है। इसी तरह ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन गैस क्या होती है? दो ऑक्सीजन एटम एक साथ एक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, तो हम कहेंगे ये ऑक्सीजन गैस है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं, यानी एक मॉलिक्यूल ये वाला ऊपर वाला और एक मॉलिक्यूल ये वाला, ठीक है। दो मॉलिक्यूल्स हैं और एक मॉलिक्यूल ये ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन गैस का है, ठीक है। अब इनके बीच में रिएक्शन हो रहा है। अब देखिए रिएक्शन कैसे होता है। अभी आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर से बॉन्ड बनी हुई है। अब पहले ये बॉन्ड टूटेगी, यहां पर देखिए ये बॉन्ड अब गायब हो गई, ब्लैक कलर से जो बॉन्ड थी वो गायब हो चुकी है, यानी बॉन्ड अब टूट चुकी है। अब फ्री है इधर उधर मूवमेंट के लिए ये लोग। तो आपने देखा बॉन्ड टूटे, हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन के पास और ऑक्सीजन से इसने बॉन्डिंग कर लिया, अपना रिश्ता जोड़ लिया। तो यहां पर पुराने बॉन्ड्स टूटे हैं और नए बॉन्ड्स बन चुके हैं। तो बेसिकली फिजिकल चेंज में क्या था? रिश्ता वही, सोच नहीं। लेकिन यहां पर क्या होगा? यहां तो रिश्ता टूट रहा है, यानी रिश्ता नया बन रहा है और सोच भी नहीं है। तो ठीक है, दोनों चीज आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं कि केमिकल चेंज की क्या एग्जाम्पल है। मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों के दिन पे अगर आप ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे बाहरी मिल्क को रख देंगे तो सॉरिंग ऑफ मिल्क हो जाएगा, यानी मिल्क में खट्टापन आ जाएगा, या सिंपल लैंग्वेज हम कहते हैं दूध फट गया। तो ये क्या होता है? केमिकल चेंज होता है, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ जिसकी वजह से केमिकल चेंज हो गया। सेकंड एग्जांपल, एन आयरन, तावा, पैन, नेल, यानी कोई भी लोहे की चीज अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, यानी जब नमी हो एटमॉस्फेयर में, जैसे बारिश के दिनों में होती है, तो अगर बाहर रख देंगे तो उसमें क्या होता है? रस्टिंग आ जाती है, मूर्छा लग जाता है। नीचे डायग्राम में देख सकते हैं ये मिल्क वाला था और ये रस्टिंग वाला एग्जाम्पल, इस तरह से मूर्छा लग जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी जब ग्रेप से अल्कोहल वगैरह बनाया जाता है, ये थर्ड वाला डायग्राम में देखें तो जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है वो भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, यानी केमिकल चेंज होता है। खाने का बनना ये केमिकल चेंज है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, जो हमारे बॉडी के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है तो फूड के अंदर जो भी हमने खाना खाया होता है उसके मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और नई तरीके से बॉन्डिंग होती है। और लास्ट पॉइंट है कि वी रेस्पायर, यानी जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्जन होता है, जिसे रेस्पिरेशन प्रोसेस कहते हैं, ये भी एक केमिकल चेंज है। क्योंकि पहले ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड थी O2 था, लेकिन अब CO2 बन गया है, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स हैं। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की क्या खासियत है, या ऐसे भी हम सवाल कर सकते हैं, हाउ डू वी नो केमिकल चेंज हैज टेकन प्लेस। भैया हमको तो ये नहीं पता कि बॉन्ड टूट रहा है नहीं, हम थोड़ी ना बॉन्ड हमको दिखाई पड़ रहा है या एटम हमको दिखाई पड़ रहा है। अगर केमिकल रिएक्शन हो गया तो हमको कैसे पता चलेगा? हम तो बॉन्ड्स को देख ही नहीं सकते। अगर देख सकते तो हम कहते हैं कि हाँ बॉन्ड टूट रहा है, नया बन रहा है, तो रिएक्शन हो रहा है। ये केमिकल रिएक्शन जब होता है ना तो अपनी कुछ निशानियां दिखाता है, ठीक है। जैसे बारिश होने वाली होती है तो आपको काला बादल दिखाई पड़ेगा, तो आप उससे देख के लगोगे कि हाँ यार बारिश होने वाली है। तो केमिकल रिएक्शन भी ऐसे ही कुछ साइन शो करता है जिससे हमको पता चल जाएगा कि हाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब कोई एक निशानी भी शो कर सकता है, दो भी, तीन भी, कितनी भी शो कर सकता है। तो ये आपके सामने जनरल 5 सिंबल्स हैं, 5 साइंस है जो एक केमिकल रिएक्शन शो करता है। यानी अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो हो सकता है कि चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट बदल जाए, सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब आप कहेंगे चेंज इन स्टेट तो सर फिजिकल वाले में हमने पढ़ा था, फिजिकल चेंज होता है। चेंज ऑफ स्टेट फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आइस से अगर वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर से गैस में कन्वर्ट हो रहा है,
तो H2O ही रहता है, ठीक है, वो वाटर ही रहता है, उसके मॉलिक्यूल इसी तरह रहते हैं, वो फिजिकल चेंज हो गया। लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स, जब वैक्स को आप जलाते हो तो वो एक केमिकल चेंज होगा, क्योंकि वहां पर वैक्स का जो फॉर्मूला होता है उसके मॉलिक्यूल टूट जाते हैं। तो सिंपल आपको ये नहीं समझना कि चेंज ऑफ स्टेट हुआ है तो हम कैसे पता करेंगे केमिकल हुआ है कि फिजिकल चेंज हुआ है, ये एक आगे का टॉपिक है। सिंपल हम यहां ये पढ़ रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन हुआ है तो क्या क्या साइन शो करेगा, ठीक है। तो सेकंड साइन क्या शो कर सकता है, हो सकता है उसका कलर चेंज हो जाए। तीसरा चीज, केमिकल रिएक्शन हुआ है, हो सकता है गैस निकल जाए, एवोल्यूशन ऑफ गैस हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए। ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, किसी भी सोल्यूशन के अंदर आपने कोई चीज डाला और वो उसके अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ, घुला नहीं, और नीचे आके सेटल डाउन होकर बैठ गया। जैसे आपका ये वाटर आपने लिया, इसके अंदर आपने चौक डाला, तो चौक क्या करेगी, नीचे ऐसे बैठ जाएगी, ठीक है, सेटल डाउन हो जाएगी। तो जब भी कोई ऐसी चीज जो कि पहले नहीं थी, ये चौक वाला एग्जांपल प्रेसिपिटेट का नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताया कि इस तरह से फॉर्म हो जाता है नीचे, ठीक है, यानी कोई चीज बैठ जाती है। तो किसी दो चीजों में रिएक्शन हुआ और कोई एक ऐसी चीज बन गई जो उस जगह पर नीचे जाकर ऐसे सेटल डाउन हो गई, तो हम कहेंगे प्रेसिपिटेट। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। ओके, तो हम एक एक चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। अब देखिए, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन वाटर क्या है, नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, तो चेंज इन स्टेट हुआ। इसकी इक्वेशन होती है H2 + O2, क्या बनेगा, 2H2O, ठीक है। इसको हम देखेंगे बाद में कैसी रिएक्शन वगैरह बनती है। अगला चीज हमने क्या पढ़ा था, चेंज इन कलर। When sulfur dioxide gas is passed through potassium dichromate solution, then the orange color of the potassium dichromate solution changes to green. अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन में, जो कि यहां पर आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को हम पास करा देते हैं, तो क्या होगा, इसका ऑरेंज कलर जो होगा वो ग्रीन में बदल जाएगा। आप देख सकते हैं, पहले ऑरेंज था, रिएक्शन के बाद ये ग्रीन कलर हो गया, तो यहां भी केमिकल चेंज हो गया। तीसरा पॉइंट है एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का निकल जाना। ये एक्टिविटी 1.3 है। सारी एक्टिविटीज और उसके अंदर जो रिएक्शन है आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि एक्टिविटीज से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। ऐसे आपको दे देगा जिंक ग्रैन्यूल है और उसको डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया गया या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराया गया, तो क्या होगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, सिंपल ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हमने किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने रिएक्शन कराया, तो आपसे पूछ रहा है क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो इसमें दो ऑब्जर्वेशन होंगे। पहला एवोल्यूशन ऑफ गैस होगा, जो कि हम यहां देखते हैं, केमिकल रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज कैरेक्टराइज्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहां इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा उससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। जैसे ये आप वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है, आप वीडियो में देख सकते हैं छोटे छोटे बबल्स वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ये HCl का सोल्यूशन है, H2SO4 का सोल्यूशन है, उसके अंदर हमने जिंक के टुकड़े डाले हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स हमने डाले हैं, तो आप देख सकते हैं गैस बबल्स के फॉर्म में बन के ऊपर की तरफ उठ रही है। तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज की निशानी है। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर टू फॉर्म स्लेक्ड लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर। जब चूने को पानी में डालेंगे या पानी को चूने में डाल देंगे, यानी पानी चूना मिला देंगे, तो आप देखेंगे जिस कंटेनर में या जिस बकेट के अंदर आप उसको मिलाएंगे, उसको बाहर से आप टच करिए तो आपको गर्म लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वहां हीट निकली, टेम्परेचर बढ़ गया, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ तभी टेम्परेचर बढ़ गया। एक और एग्जांपल वही पुराना वाला, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहां पर भी हमने एक चीज देखी थी कि हाइड्रोजन गैस निकली। दूसरी चीज, जब बाहर से उसको टच करेंगे तो आपको टेम्परेचर बढ़ा हुआ निकलेगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये एक्टिविटी 1.2 है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2019 के अंदर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आपको दे दिया है रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, इसी तरीके से दिया एडेड टू सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, देन अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म। इसको आपको रिएक्शन के फॉर्म में लिख के बैलेंस करना था, तो ऐसे यहां से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगा इसका फॉर्मूला कैसे निकलना है, कैसे इक्वेशन बनाना है, बैलेंस करना है। तो पोटेशियम आयोडाइड ये भी कलरलेस है, इसीलिए देखिए मैंने कोई कलर यहां नहीं लगाया है। और इसके अंदर हम लेड नाइट्रेट, वो भी कलरलेस है, उसका भी कलर नहीं होता, उसको हमने डाला, तो क्या होगा, जैसे ही आप डालोगे एकदम एक येलो कलर का चीज सामने आ जाएगी, और थोड़ी देर बाद वो येलो कलर का सब्सटेंस ऐसे नीचे, यहां आप देख सकते हैं इस तरह से नीचे जाकर बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा।
इसी येलो चीज को हम क्या कहेंगे, ये प्रेसिपिटेट है। और ये प्रेसिपिटेट किस चीज का है, लेड आयोडाइड का है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी। एक एक्टिविटी और है, एक्टिविटी 1.1, इसको देख लेते हैं। ये क्या है, आपको एक मैग्नीशियम रिबन लेना है, उसके बाद उसको सैंड पेपर से रब कर देना है। ठीक है, उसके बाद टंग से उसको पकड़ना है। एक apparatus होता है केमिस्ट्री में, यहां देख सकते हैं, इसको टोंग कहते हैं। तो टोंग से पकड़ने के बाद उसको किसी बर्नर या स्प्लिट लैम्प से उसको बर्न करना है। तो ये रिएक्शन करेंगे आप, तो क्या आपको दिखेगा, क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा। पहली चीज, मैग्नीशियम रिबन बर्न विद डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। व्हाइट कलर की जो है लपटें निकलेंगी, लौ निकलेगी, यानी व्हाइट कलर की उसमें आग जैसे निकलेगा। डेजलिंग मतलब बहुत चमकदार रोशनी के साथ वो एक जलेगा मैग्नीशियम रिबन, जो कि व्हाइट कलर की फ्लेम होगी, और पाउडर बन के वो नीचे आपकी जो चाइना डिश नीचे रखी होगी उसके अंदर वो चला जाएगा। ठीक है, तो वो जो पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो नीचे बनेगा। तो ये रिएक्शन कैसे कराई गई थी, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की प्रेजेंट में रिएक्शन कराई गई थी। यानी सिंबल के फॉर्म में अगर हम लिख लें तो ऐसे मैग्नीशियम था, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, क्योंकि ऑक्सीजन हर तरफ है हमारे, उसकी प्रेजेंस में हमने उसको जलाया, तो हमको क्या मिल गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। तो अब हम देखते हैं कि ये केमिकल इक्वेशन क्या है, कैसे हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं और क्या फायदे हैं उसके। When a magnesium ribbon is burned in oxygen, it gets converted to magnesium oxide। तो इस तरह से स्टेटमेंट हमने लिख दी। अब इतनी बड़ी चीज को हर जगह बार बार लिखना अच्छा नहीं होता, ठीक है, तो उसके लिए हमने एक आसान तरीका किया। वो क्या है कि वर्ड इक्वेशन ऐसे लिख लो कि मैग्नीशियम को बर्न किया गया, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को ऐड किया गया, रिएक्शन कराया गया। रिएक्शन कराने को हमने प्लस से शो किया, और उसके बाद क्या बना, इसको हमने ऐसे एरो से शो कर दिया। क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। जो बनेगा उसकी तरफ एरो पॉइंट करेगी। ठीक है, ये जो आपका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थे इसको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स, यानी जो रिएक्ट कर रहे हैं, और रिएक्शन के बाद जो बना जिसे हम प्रोडक्ट कहेंगे। ओके, और आसान करने के लिए हमने क्या किया, इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख दिया। यानी अब मैग्नीशियम पूरा लिख के मैग्नीशियम का सिंबल जो कि Mg होता है उसको लिख दिया। ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन गैस हमने ली थी उसका सिंबल क्या है, O2, यानी ऑक्सीजन गैस के अंदर दो ऑक्सीजन होते हैं, ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें दो ऑक्सीजन एटम होंगे। तो रिएक्शन के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला MgO होता है, ये बन जाएगा। अब इसको देखिए, एक चीज आप गौर करिए, एक मैग्नीशियम हमने लिया था और दो ऑक्सीजन हमने लिया है। यहां पर जो चीज बनी उसमें एक मैग्नीशियम लेकिन एक ही ऑक्सीजन है। अब कहोगे भैया एक ऑक्सीजन कहां गया, रिएक्शन की वजह से कंजर्वेशन ऑफ मास की जो थ्योरी आपने पढ़ी है जूनियर क्लासेस में, उसके अकॉर्डिंग ये है कि मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, किसी मास को ना आप नया बना सकते हो ना उसको खत्म कर सकते हो। तो ये ऑक्सीजन गया कहां, तो भैया ऑक्सीजन कहीं नहीं गया, बल्कि यह है कि ये इक्वेशन सही तरीके से नहीं लिखी गई, बैलेंस्ड नहीं लिखी गई है। इस तरह की इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड नहीं है उसको हम क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, इसका नाम हमने दिया है। यानी अभी बैलेंस नहीं है। जैसे आपने सब्जी लेने गए तो ऐसे दोनों तरफ वेट मशीन है, तराजू से मान लीजिए तौल रहा है, इधर अपना कोई वेट रखा होगा और यहां आपकी कोई वेजिटेबल या फ्रूट रखा होगा। तो कब तक उसमें फ्रूट डालता रहेगा या वेजिटेबल रखता रहेगा, जब तक ये बैलेंस ना हो जाए। ठीक है, और ज्यादा हो जाएगा तो यहां से निकाल लेगा। तो इस तरह से बैलेंस किया जाता है। तो यहां पर भी हम इसको बैलेंस करेंगे, कैसे करेंगे अभी हम आगे देखते हैं। अभी के लिए आपने ये समझ लिया कि इक्वेशन कैसे बनती है। अब हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल जिंक है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन कर रहे हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है। तो इसको इक्वेशन के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, जिंक की जगह Zn लिख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4 होता है और जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ZnSO4 होता है। ये सब मैं बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड को ऐसे क्यों लिखते हैं और ये सारी चीजें। तो इस तरह हमने लिख लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको एलिमेंट पहले यहां लिख लेना है। जैसे हमारे पास जिंक था, हाइड्रोजन था, सल्फर था और ऑक्सीजन था। अब रिएक्टेंट साइड में इसको हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है, इधर वाले को प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट साइड में जिंक के कितने एटम है, एक ही एटम है, एक लिख देंगे। हाइड्रोजन का देखिए यहां सबस्क्रिप्ट में 2 लगा है, यानी हाइड्रोजन 2 है आपके पास। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन आपका 4 है, 4 लगा है नीचे, 4 है। यानी लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में आपके इतने हो गए,
अब हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, जिंक के कितने एटम है, 1 है, सल्फर के 1 है, तो सल्फर यहां लिखा हुआ है, ठीक है, यहां 1 हो गया। ऑक्सीजन के 4 है, तो ऑक्सीजन का 4 हम यहां लिख देंगे। हाइड्रोजन 2। तो जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइज में एटम बराबर होंगे तो हम कहेंगे ये बैलेंस्ड है, ठीक है, दोनों तरफ वेट बराबर है। तो इसको हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बैलेंस्ड है। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जो बैलेंस नहीं है, उसको देख लेते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, यहां पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल है जो कि गैस फॉर्म में है। रिएक्शन हो रहा है, वाटर बन रहा है जो कि लिक्विड है। अब इसको हम बैलेंस करते हैं। पहले अभी हम सीख रहे हैं इसलिए सारी चीज लिख रहे हैं, वरना पहले आगे जब सीख लेंगे तो डायरेक्ट कर लेंगे। हाइड्रोजन है हमारे पास, ऑक्सीजन है, यही दो चीज है। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड में 2 और ऑक्सीजन के 2। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2 है, लेकिन ऑक्सीजन यहां 1 ही है, यानी बैलेंस नहीं है, तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का क्या मतलब है, मतलब प्रोडक्ट साइड में हमको 2 ऑक्सीजन मिल जाए, तो कहोगे सर बहुत आसान है, यहां 2 लगा दो, हो गया। लेकिन भैया इतना आसान नहीं है, अगर 2 लगा दोगे तो ये एक और चीज बन जाएगा, नया सब्सटेंस बन जाएगा, ये वाटर नहीं रह जाएगा। और ये हम जानते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाएंगे तो वाटर बनता है, तो हम उसके केमिकल फॉर्मूले में चेंज नहीं कर सकते, यहां 2 नहीं लगा सकते। तो 2 कहां लगा सकते हैं, यहां लगा देंगे हम। तो क्या होगा, जैसे 2O है तो इसको मतलब 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, लेकिन इसकी वजह से हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा। ये 2 हाइड्रोजन में भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन में भी मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 को हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई किया तो टोटल 4 हाइड्रोजन बन गए, ठीक है। ऑक्सीजन में किया तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 ऑक्सीजन बन गए, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन अब 4 हो गया, इसको सही करने के लिए हम यहां 2 लगा देंगे, तो आप देख सकते हैं ये सीधे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 और ये 2 4। तो हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन 2, यहां हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। आप देख सकते हैं ये बैलेंस हो गया। इस तरह से आपको बैलेंसिंग करनी है। अब इसको हटा देता हूं। अब इस इक्वेशन को देखो, आपको क्या लग रहा है, 2H2 प्लस O2, प्रोडक्ट साइड में 2H2O। अगर हम बैलेंस ना करते तो क्या हो जाता, बैलेंस ना करते तो ये रिएक्शन इस तरह से कुछ होती। हाइड्रोजन है और यहां एक हाइड्रोजन है, ये एक बॉन्ड से कनेक्ट है, हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट करा दिया, ठीक है, यही हम कह रहे हैं, यहां बॉन्ड है, इन दोनों का रिएक्शन कराया, प्रोडक्ट में क्या बना, ऐसे प्रोडक्ट बना, ठीक है। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एटम है, और ये हाइड्रोजन इस तरह से बना, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड टूटी यहां ऑक्सीजन वाली, तो ये 2 हाइड्रोजन तो इसके साथ चिपक गए, ठीक है, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन ये ऑक्सीजन कहां गया। इसीलिए जो वीडियो मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी उसको मैं फिर से दिखाता हूं, ये वाली देखिए क्या हो रहा है यहां पर इसीलिए मैंने 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लिए थे, क्योंकि अगर एक होता तो दूसरा वाला ऑक्सीजन क्या करता, यहां बॉन्ड टूटा और देखिए ये बॉन्ड बन गया। अगर मैंने ये वाला मॉलिक्यूल ना लिया होता तो ये ऑक्सीजन बेचारा अकेले रह जाता। तो यही मतलब है, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि जब हम 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें 2 मॉलिक्यूल वाटर के मिलेंगे, ये है इसका मतलब। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने का एक मेथड है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है कि पहले उसको बैलेंस करो जिस कंपाउंड के पास ज्यादा एटम है, उस कंपाउंड के अंदर जिस एलिमेंट के पास ज्यादा एटम है उससे स्टार्ट करना है। तो आप यहां देख सकते हैं Mg तो बेचारा 1 है, ऑक्सीजन आपका ये 2 है, और Mg का 1 यानी मैग्नीशियम का 1 और ऑक्सीजन का 1, तो यहां 2 है। तो चाहे ऑक्सीजन से ले लो चाहे मैग्नीशियम से ले लो। चलिए हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करना शुरू करते हैं। पहले हम चेक कर लेंगे बैलेंस है कि नहीं। ये बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन यहां 2 है और यहां पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, यहां 2 लगा देंगे। इस 2 लगाने की वजह से मैग्नीशियम 2 हो गया, तो इसको बचाने के लिए हमने यहां 2 लगा दिया, हो गया ये बैलेंस। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको हम नीचे लिख लेते हैं। तो एक तरीका मैं आपको बताता हूं, एग्जाम में जब क्या आएगा ये क्वेश्चन इस तरह से बैलेंसिंग वाला, तो आप पेंसिल से नीचे उस एटम के नंबर्स लिख लेना। जैसे आयरन है तो 1 आयरन है, हाइड्रोजन हमारे पास H2 है तो यानी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहां पर आयरन 3 है, ऑक्सीजन O4 है ना तो 4 है, हाइड्रोजन हमारा ये 2 है। ऐसे पेंसिल से हल्के से लगा देना ताकि बाद में हटा सके उसको। अब आप देखिए आयरन यहां, पहले तो ये इम्बैलेंस है, तो हमारा मेथड क्या कहता है कि उस कंपाउंड को देखो जहां पर सबसे ज्यादा एटम है। इसके पास 1 है, इस वाटर के पास 3 है, 2 + 1, इस Fe3O4 के पास 3 + 4 7, इसके पास ज्यादा है।
तो भैया हम इतना समझ गए कि इससे स्टार्ट करेंगे हम बैलेंसिंग। उसमें भी ऑक्सीजन के पास ज्यादा एटम है, तो ऑक्सीजन को हम सबसे पहले बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे। यहां 4 है और यहां ऑक्सीजन 1 है, तो इस ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां 4 लगा देंगे। तो अब क्या हुआ, ऐसी पेंसिल से नीचे लिखेंगे कि इस 4 की लगने की वजह से हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जार 8, और यहां 4 और 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1 मॉलिक्यूल था तो ये 4 हो गया। तो आप देख रहे हैं ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन बेचारा हाइड्रोजन यहां 8 बन गया, जबकि हाइड्रोजन इधर हमको 2 दिया है। तो इस 2 को 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 8 बन गया। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब आयरन को बैलेंस कर लेते हैं। यहां पर आयरन 3 है और यहां पर 1 है, तो यहां 3 लगा देंगे पहले, तो ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, ये नीचे जो हमने लिखा है ये पूरा वाला, इसको आपको पेंसिल से लिखना है, और बैलेंस हो गई तो इसको मिटा देना है, आपकी ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अगला एग्जाम्पल देते हैं, ये वही एक्टिविटी 1.2 वाला हमारा एग्जाम्पल है जो हमने पढ़ा था, उसमें येलो प्रेसिपिटेट बना था लेड आयोडाइड का। ठीक है, आपको याद होगा। पहले इसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं, लेड नाइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड। ये सब मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसके बाद वाले लेक्चर में, वहां बताऊंगा कि कैसे लिखेंगे। आपको लेड नाइट्रेट लिखा है तो फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लेड आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड है, उसको फॉर्मूले में कैसे लिखना है उस वीडियो में बताऊंगा, तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। अभी के लिए बस हम यहाँ बैलेंसिंग सीख रहे हैं। तो लेड नाइट्रेट का आपका फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला Ki होता है। पोटेशियम नाइट्रेट की हम बात करें तो KNO3 होता है। लेड आयोडाइड का फॉर्मूला आपका Pb, क्योंकि लेड का सिंबल क्या होता है, Pb होता है, I ट्वाइस। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको इक्वेशन के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। तो ये बैलेंस हो गया, वही हम काम करेंगे, पेंसिल से नीचे लिख लेंगे एग्जाम में, यहां तो आप चाहे लिख सकते हैं। पीबी के कितने हैं, 1। नाइट्रोजन कितना है, अब यहां देखिए, ये ब्रैकेट में होल नीचे 2 लगा है, यानी यहां अंदर जिसके इसके पास जितने एटम होंगे उससे पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। नाइट्रोजन के अंदर 1 है और 2 लगने की वजह से 1 इंटू 2, तो नाइट्रोजन 2 हो गया। ऑक्सीजन 3 है, जैसे हम ब्रैकेट में करते हैं ना, जैसे ब्रैकेट में 3 लगा है, इसे अंदर लिखा है और बाहर 2 है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 2 6 हो जाएगा। वही काम यहां हो रहा है। ठीक है, ये 2 नाइट्रोजन में मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन में मल्टीप्लाई होगा, ऑक्सीजन में हो जाएगा तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है, पोटेशियम हमारा 1 है, आयोडीन हमारा 1 है, और प्रोडक्ट साइड में पोटेशियम हमारा 1 है, नाइट्रोजन हमारा 1 है, ऑक्सीजन के नीचे 3 लगा है तो ऑक्सीजन 3 हो गया। लेड हमारा 1 है, आयोडीन हमारा 2 है। अब इक्वेशन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वही ऐसे कंपाउंड को ढूंढो जिसके पास सबसे ज्यादा एटम हो। तो भैया इसी के पास है 6 2 8 और 9 है टोटल, उसमें भी ऑक्सीजन के पास 6 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन यहां पर 6 है, यहां देखो ऑक्सीजन 3 है, तो यहां 2 लगा दो बिल्कुल। अब ये सारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2, 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब अगला कौन है, नाइट्रोजन को बैलेंस करना है। तो नाइट्रोजन यहां 2 है और इस 2 लगाने की वजह से नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, ये भी काम हो गया हमारा। फिर लेड को देख लेते हैं, लेड यहां 1 है, 1 ये भी बैलेंस्ड है। पोटेशियम 1 और ये 2 हो गया, तो इस पोटेशियम को हम बैलेंस कर लेते हैं, यहां 2 लगा देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, लेकिन आयोडीन भी साथ ही साथ 2 हो जाएगा। तो अब पोटेशियम बैलेंस हो गया, आयोडीन यहां 2, आयोडीन 2, यानी पूरी इक्वेशन अब बैलेंस हो गई है। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है हमारी। ठीक है, तो यहां पर हमको जिंक को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराना है, यानी Zn हो गया आपका प्लस HCl हो गया। ठीक है, तो क्या बनाएगा ये, ZnCl2 प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, ये भी एग्जाम में आपके आ सकता है, क्योंकि एक्टिविटी में आपके दिया हुआ है, आपसे पूछ सकता है कि जिंक ग्रैन्यूल्स का डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, तो यहां बनेगा जिंक क्लोराइड। तो इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, पहले वही काम करते हैं, यहां 1 हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1, जिंक 1, क्लोरीन 2, हाइड्रोजन 2। तो इस वाले कंपाउंड ZnCl2 के पास ज्यादा एटम है, 3 है। यहां शुरू करते हैं, क्लोरीन से बैलेंस करना शुरू करते हैं, क्लोरीन 2 है, यहां पर हम 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। क्लोरीन बैलेंस हो गई, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, और जिंक तो पहले से ही बैलेंस है। ठीक है, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। अब आपका टॉपिक आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंप्लीकेशंस ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन।
ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ, अभी तक की जो लेटेस्ट बुक है उसमें तो ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये सिलेबस में है। तो भैया पढ़ेंगे कैसे, इसीलिए मैंने आपको यहां दे दिया है, यहां से आपको पढ़ना है। ठीक है, आपके सिलेबस के अंदर ये मेंशन है, मैंने शुरू में दिखाया हुआ है आपको। तो पहले हम इस पॉइंट को बस बता देता हूं, एग्जाम्पल से इसको मैं अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, पहली चीज, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन इंप्लाइज क्या करता है, क्या बताता है, उससे हमको क्या पता चलता है, क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो हमको उससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने मॉलिक्यूल्स का रिएक्शन हो रहा है। जैसे हमने वाटर वाले में देखा था ना, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे। तो एक तो ये पता चलता है। दूसरा, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स मैं बताऊं एग्जांपल से। ठीक है, मास मास रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में पता चलता है, और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन के बारे में पता चलता है अगर सारे ही जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो गैसियस रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, गैसों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। तो इसको एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो यहां पर एक एग्जाम्पल है, एक रिएक्शन हमने ले ली है। ये क्या है, आपका कैल्शियम कार्बोनेट, और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये कैल्शियम क्लोराइड है, ये आपका वाटर हो गया, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन की हम इंप्लीकेशन देखेंगे, यानी इस रिएक्शन से हमको क्या क्या चीजें पता चलती हैं। तो पहला वाला पॉइंट जो हमने देखा था वो क्या था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, यानी कितने मॉलिक्यूल हैं इसके बारे में जानकारी मिलती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। तो यहां देख सकते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का आपको एक मॉलिक्यूल दिख रहा है ऊपर, रिएक्ट्स विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, यहां पर 2 लगा है, यानी HCl 2 ठो है यहां पर, तो 2 मॉलिक्यूल्स आ गया, टू गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है यहां, एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो यहां देख सकते हैं वाटर का भी एक मॉलिक्यूल है, अगर 2 लगा होता तो 2 मॉलिक्यूल होते हैं, 3 लगा होता 3 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसी तरह से 2 CO2 होता तो 2 कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं लगा हुआ है, सीधे CO2 लिखा है, इसलिए हम कहेंगे 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक चीज तो हमको यह पता चल गई। दूसरा क्या है, टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मोल्स के बारे में बताता है। ठीक है, यहां देख सकते हैं 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब थोड़ा सा मोल के बारे में देख लेते हैं, आपने 9th में पढ़ा होगा इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ये मोल क्या होता है। जैसे 1 डजन की हम बात करें तो 1 डजन के अंदर, यानी 1 दर्जन के अंदर कोई चीज 12 होती है, 12 होती है। जैसे हमने कहा 1 डजन बनाना, यानी 1 दर्जन बनाना मतलब 12 बनाना की बात हो रही है। 1 डजन पेंसिल की बात करें तो 12 पेंसिल हम कहेंगे। इसी तरह से 1 मोल क्या होता है, किसी भी चीज का हम कहें कि 1 मोल है, तो यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 नंबर। यानी मैं आपसे कहूं कि 1 मोल बनाना, तो कितने बनाना हुए, 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 बनाना। इसी तरह से अगर कहूं 1 मोल पेंसिल, तो आप कहोगे 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पेंसिल्स आप कह रहे हो। लेकिन हम थोड़ा सा एटम और जो हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूल उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो 1 मोल ऑफ CO2 अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ CO2 की बात हो रही है। इसी तरह 1 मोल ऑफ H2O की हम बात करें तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ H2O। ठीक है, इतने एटम्स होंगे। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है और रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ HCl। यहां HCl के 2 मोल लिए गए क्योंकि यहां 2 लगा हुआ है। ठीक है, टू गिव 1 मोल, बिल्कुल मॉलिक्यूल्स ही जैसा है ये। तो यहां 1 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड हो गया, 1 मोल ऑफ H2O एंड 1 मोल ऑफ CO2। थर्ड पॉइंट क्या है जो हमने पढ़ा था, ये देखिए यहां, इट शोज मास मास रिलेशनशिप, दैट इज रिलेटिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स रिएक्टिंग एंड मासेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। यानी जो चीज का रिएक्शन हो रहा है उनके क्या वजन है, क्या मास लिए गए हैं, और प्रोडक्ट साइड में क्या मास लिए हैं, यानी जो बना है प्रोडक्ट उसका क्या वजन है, इसका रिलेशन हमको इसमें पता चलता है। अब ये हम कैसे पता करेंगे कि इसके अंदर कितना मास है, कैल्शियम कार्बोनेट में, HCl में, वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मास है। तो यहां देखिए 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। किसी भी सब्सटेंस के बारे में आप कह रहे हैं 1 मोल, तो उस 1 मोल का वजन कितना होगा उस सब्सटेंस के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास निकालें तो कितना होगा, कार्बन का लिख लेंगे, कार्बन का आपका 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है
16 होता है, लेकिन CO2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको जोड़ देंगे तो आपका 44 आ जाएगा। यानी 1 मोल CO2 का वजन क्या होगा? 44 ग्राम्स होगा। इसी तरीके से H2O को निकाल लेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा? 1 होगा, 2 हाइड्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, इसको जोड़ लेंगे तो आपका 18 ग्राम्स आ जाएगा। ठीक है, 1 मोल H2O का वजन 18 ग्राम होगा। जैसे बनाना को अगर आप तोलें तो हो सकता है ये 1000 ग्राम आपका आ जाए, और पेंसिल को वेट करें तो आपका 100 ग्राम्स आ जाए। तो अमाउंट तो दोनों बराबर है, 12 बनाना है, 12 पेंसिल है, लेकिन वजन अलग अलग हो सकता है। इस तरह 1 मोल CO2 और 1 मोल H2O की ही बात हो रही है, लेकिन वजन इन दोनों का अलग है। तो एटॉमिक मास हम यहां निकाल लेते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास हम यहां निकाल लेते हैं। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन 3 है, तो 3 इंटू कितना होता है इसका? 16 होता है। इसकी वैल्यू आपकी 100 आ जाएगी, यानी 100 ग्राम्स आ जाएगा। HCl का हम देख लेंगे, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 होता है। 2 लगा है बाहर, यानी पूरा होल मल्टीप्लाई होगा 2, तो इसका क्या आ जाएगा? 73 आ जाएगा। CaCl2 का देखें तो कैल्शियम का वही 40 होगा, और क्लोरीन का आपका 2 है, तो 2 इंटू इसका 35.5 होता है। इसको सॉल्व करेंगे, हमारा 111 ग्राम्स आ जाएगा। वाटर का हमने वहां निकाला ही था, 18 ग्राम होगा। कार्बन डाइऑक्साइड का भी निकाला था, 44 ग्राम होगा। ठीक है, तो यही बात यहां तीसरे पॉइंट में कही जा रही है कि यानी 100 ग्राम CaCO3 लिया, और उसको ये देखिए HCl 73 है, 73 से रिएक्ट कराया, तो 111 ग्राम CaCl2 बना, 18 ग्राम H2O बना, 44 ग्राम CO2 बना। फोर्थ पॉइंट क्या है? वही चीज हमने लिखी, 100 ग्राम CaCO3, 73 ग्राम HCl टू प्रोड्यूस 101 ग्राम ऑफ CaCl2, 18 ग्राम ऑफ H2O, और यहां देखिए 22.4 लीटर्स ऑफ CO2। फोर्थ पॉइंट हमने क्या कहा था? मास वॉल्यूम का रिलेशन। अगर कोई गैस आ जाए, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, यानी थर्ड वाले पॉइंट में हमने 1 मोल को वेट के फॉर्म में लिखा था, कितने ग्राम में है। अब 1 मोल किसी गैस का क्या होता है? 22.4 लीटर्स एट STP, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। यानी अगर टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है और प्रेशर हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यानी 1 ATM है, तो 1 मोल किसी भी गैस का अगर 1 मोल हमने अमाउंट लिया, तो उसका जो वॉल्यूम आएगा वो 22.4 लीटर्स आएगा। अब यहां पर एक ही गैस है, वो क्या है? CO2, इसीलिए CO2 को हमने 1 मोल CO2 को लीटर्स में लिख दिया। तो ये है इसकी इंप्लीकेशंस। अब कितना लिखना है ये डिपेंड करेगा कि कितने मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है। अगर लॉन्ग आंसर में आया है तो पूरा आपको ये वाला पोर्शन लिखना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल इस तरह, यही एग्जाम्पल ले सकते हैं या कोई और ये सारे चारों पॉइंट लिख देने हैं आपको। ठीक है, बस यहां तक। और अगर मीडियम साइज में आता है तो यही पूरा लिख लेंगे, और बिल्कुल शॉर्ट आता है तो 1-2 पॉइंट आप इसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहां आकर ये वीडियो खत्म होती है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अगली वीडियो जो आएगी, यानी लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से केमिकल फॉर्मूलेज को लिखा जाता है। जैसे हमने यहां देखा था ना, लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट लिखा हो तो उसको फॉर्मूले के फॉर्म में PbNO3 होल ट्वाइस को हम इस तरह से कैसे लिखेंगे। पोटेशियम आयोडाइड लिखा है तो हम कैसे लिखेंगे पोटेशियम नाइट्रेट, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, सीधे लिखा होगा यही इक्वेशन। ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको इक्वेशन बदलना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको लिखते हैं। वैसे तो ये 9th का टॉपिक है, अगर आपने पढ़ा है और अच्छे से आपको आता है तो आप उस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, सेकंड जो लेक्चर आएगा उसको ना देखिए। थर्ड वाले लेक्चर में मैं एक और तरीका बताऊंगा बैलेंसिंग का, बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल रूल के हिसाब से है। किसी भी तरीके की इक्वेशन को आप उससे बैलेंस कर सकते हैं। ओके, तो ये लेक्चर 3 में आएगा। अब वीडियो के एंडिंग में आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा लेक्चर 2, और उसके ऊपर वीडियो होगी, और लेक्चर 3 राइट साइड में लिखा होगा, उसके ऊपर वीडियो होगी। जैसे ही वीडियो बन जाएगी वहां वीडियो बनकर आ जाएगा आइकन, वहां से आप क्लिक करके चाहे सेकेंड वीडियो, अगर आपको जानना है कि कैसे ये फॉर्मूलेज बनते हैं, वो देख सकते हैं, या डायरेक्ट आपको वो शॉर्ट ट्रिक वाला देखना है कि किस तरह से हम बैलेंसिंग करेंगे दूसरे मेथड से, तो लेक्चर नंबर 3 वाले पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और दूसरी वीडियो अलग अलग सब्जेक्ट्स की आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं सबका लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ये जो पूरी क्लास हमने देखी, इसको PDF में कन्वर्ट करके अपने फेसबुक पेज पर और टेलीग्राम ग्रुप पर इसको आपको दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके इसको रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा।
तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।